नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और ये जो एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत, तो इस सीरीज़ का हमारा एक क्लास 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने इतिहास अध्ययन की विधियों को देखा था और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे इतिहास अध्ययन की इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण हैं इनको। ठीक है, तो प्राचीन काल के जो इतिहास लेखन था या मध्यकाल या मतलब जो भी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा उसके जो विभिन्न दृष्टिकोण रहे थे, इन दृष्टिकोणों को हम इसमें देखने वाले हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे पहले हम कि मुख्यतः इतिहास लेखन के 3 दृष्टिकोण हैं। कितने दृष्टिकोणों में डिवाइड किया गया है इतिहास लेखन के? 3 दृष्टिकोणों में। पहला है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, इसमें हम प्राच्यवादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोणों को देखेंगे। और दूसरा है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ठीक है, और तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो इन जो ये 3 दृष्टिकोण हैं इतिहास लेखन के, इन तीनों दृष्टिकोणों को देखने के बाद हम जो है संशोधनवादी इतिहास लेखन को देखेंगे कि संशोधनवादी इतिहास लेखन क्या था। एक बैलेंसिंग अप्रोच उसमें अपनाई गई थी इतिहास लेखन की। और एक इतिहास लेखन में जो अध्ययन दृष्टिकोण है वो क्या है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल के अध्ययन में इतिहास लेखन के पिछले जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं इनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, राइटिंग गंदी हो सकती है मे बी, क्योंकि बहुत स्पीड में लिखना पड़ता है तब जाकर नोट्स बनते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टेटमेंट बोलने के बाद उसको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये है कि इतिहास लेखन से क्या तात्पर्य है। इतिहास लेखन से तात्पर्य है ऐतिहासिक तथ्यों की विभिन्न व्याख्याएं। तो यही है कि अगर मैं इतिहास लिख रहा हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखूँगा, तो जो भी तथ्य रहेंगे ऐतिहासिक उनकी मैं व्याख्या दूंगा कुल मिला के, तो वही होगा इतिहास लेखन। ठीक है, विभिन्न व्याख्याएं। और किसी भी सामाजिक विज्ञान में ये स्वाभाविक होता है कि किसी तत्व विशेष पर विद्वानों की समझ में अंतर हो। मे भी कि मेरे विचार अलग हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो व्याख्या भी अलग हो सकती है। तो कई बार समझ में अंतर के साथ साथ बौद्धिक पूर्वाग्रह भी इसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि अपना एक जो माइंड में स्टीरियोटाइप बना के रखा जाता है, पहले से एक फ्रेमवर्क माइंड में सेट होता है हमारा, हम उसी नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यही कि पहले से जो पूर्वाग्रह होते हैं हमारे, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उसी हिसाब से हम व्याख्या करते हैं चीज़ों की। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं E.H. कार, इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा है, ये क्या दर्शाते हैं इसमें कि ऐतिहासिक तथ्य जो है वह होता है, लेकिन उस तथ्य का अलग अलग विद्वान, मतलब वही है कि ऐतिहासिक तथ्य तो एक ही होता है, लेकिन उस तथ्य का अलग अलग विद्वान अलग अलग विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कोई ऐतिहासिक तथ्य की मतलब कोई भी चीज़ है, घटना घटी होगी तो वो वही तथ्य होगा उसका जो घटी होगी, लेकिन चूँकि उसके बारे में एग्जैक्ट हमको नहीं पता तो व्याख्या हम अलग अलग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं और वही हमारे इतिहास लेखन का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। ठीक है, और प्राचीन भारत के इतिहास लेखन को उपयुक्त संदर्भ में प्राचीन भारत का इतिहास लेखन है इसको उपयुक्त संदर्भ में ही समझने की ज़रूरत है। जो भी उपयुक्त संदर्भ यही दिया है इन्होंने कि व्हाट इज हिस्ट्री में इन्होंने ये दर्शाया है कि ऐतिहासिक तथ्य की है। ठीक है, और अलग अलग विद्वान अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसमें कई तरह के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। और जो यही एक्सप्लेनेशन को कई दृष्टिकोणों के अंतर्गत लिखा गया है इतिहास में, तो देखते हैं। इसमें पहला हमने बताया था साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम 2 दृष्टिकोणों के बारे में बात किए थे, एक प्राच्यवादी दृष्टिकोण के बारे में बात किए थे। ठीक है, और एक किए थे हम उपयुक्तवादी दृष्टिकोण, तो दोनों को देखेंगे हम अच्छे से। तो पहला यही है, प्राच्यवादी दृष्टिकोण क्या है कि पहले हम ये समझेंगे कि प्राच्यवादी था क्या। ठीक है, तो प्राच्यवादी वो थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति की तारीफ की। प्राच्यवाद का मतलब यही है कि भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताना। ठीक है, अब इसका मतलब इनका पर्पस क्या था कि यार ब्रिटिश हैं वो भारत की संस्कृति का तारीफ़ क्यों करेंगे, ये बात सोचने वाली बात थी। तो यही था इसका मतलब कि वे भारत के अतीत और परंपरा का जो ज्ञान था उसको प्राप्त करके ब्रिटिश हित में बेहतर ढंग से शासन करना चाहते थे। वो समझ सकते थे इस चीज़ को कि अगर हम भारतीय संस्कृति की तारीफ़ करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ ला सकते हैं
और इसमें क्या होगा, अगर उनके अतीत और परंपरा के ज्ञान हमको मिल जाएगा और अगर हम उनकी बेहतर ढंग से उसको समझ लेंगे तो हम शासन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण था इनका। तो देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का आधुनिक अध्ययन जो है, प्राचीन भारत के इतिहास का आधुनिक अध्ययन 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ, ठीक है। और इसमें पहल उन ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा की गई जो भारत में अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। अब वही करेंगे ना पहल, तो इसमें चाहे इतिहास लेखन का दृष्टिकोण हो उनका अपना, तो जो अधिकारी काम कर रहे थे भारत में ब्रिटिश, उन्होंने इस प्राच्यवादी दृष्टिकोण की पहल की। इन विद्वानों में कौन कौन थे? इनमें विलियम जोन्स थे, हॉलहेड थे, ब्लिंकिस्ट थे और कोलब्रुक तथा आगे कनिंघम ने भी इसमें विवरण दिया है। इन विद्वानों को प्राच्यवादी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने भारतीय अतीत और संस्कृति में गहरी रुचि ली तथा भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को पश्चिमी विश्व में उद्घाटित किया। यही था कि जो भारत की संस्कृति थी, इसकी जो अच्छी बातें थी या भारतीय संस्कृति की जो उपलब्धियां थी, इनको पश्चिमी अपने वेस्टर्न कंट्रीज में ले जाके इन्होंने उसको अच्छाइयों को बताया, उसको उद्घाटित किया, ठीक है। और इन विद्वानों के प्रयास से यूरोप के अन्य क्षेत्रों के विद्वान भी भारतीय संस्कृति में रुचि लेने लगे। तो एक अच्छी बात यही रही कि जब इन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की एक्सप्लेनेशन विदेशों में जाके की, अपने पश्चिमी कंट्रीज में जाके की, तो वहाँ के जो यूरोप के अन्य क्षेत्र थे उन्होंने भारतीय संस्कृति में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। और फिर क्या हुआ कि यूरोप में प्राच्यवाद के अध्ययन के 3 महत्वपूर्ण केंद्र उदित हुए, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ कि यूरोप में जो प्राच्यवाद है उसके अध्ययन के, देखो जब इतिहास लेखन शुरू हुआ तो उसका अध्ययन भी हुआ, क्योंकि अध्ययन करने के बाद ही कुछ एक नया चीज़ वो लिख पाते। तो अध्ययन के 3 महत्वपूर्ण केंद्र उदित हुए। पहला था ब्रिटेन, दूसरा जर्मनी और तीसरा रूस, ठीक है। तो जर्मनी में बर्लिन की तुलना बनारस से की गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी में जो बर्लिन है इसकी तुलना भारत में बनारस से की जाने लगी। और एक जर्मन प्राच्यवादी हैं मैक्स मूलर, इन्होंने भारत की समझ के बिना ही, ठीक है, बिना भारत आए ही उसने भारत पर उतना ही आधिकारिक तौर पर लिख डाला जैसे कि आगे मार्क्स और मैक्स वेबर ने लिखा। तो ये आप समझें कि बिना भारत आए, बिना भारत को समझे बिना, वो सिर्फ किताबें पढ़ के अध्ययन कर करके इतना वो लिख पाए कि जितना आगे मार्क्स लिखते हैं और मैक्स वेबर भारत के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्राच्यवादियों के लेखन को औपनिवेशिक उद्देश्य। जो ब्रिटिश प्राच्यवादी लेखन है इसके औपनिवेशिक उद्देश्य क्या थे, समझ लो। जो मैंने बात स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर कोई ब्रिटिश भारत की तारीफ़ कर रहा है, भारत के कल्चर की तारीफ़ कर रहा है, तो ज़रूर उसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध जरूर होने वाला है, ठीक है। तो वही है कि ब्रिटिश प्राच्यवादियों के लेखन को औपनिवेशिक उद्देश्य क्या थे, तो उनका औपनिवेशिक उद्देश्य यही था कि नंबर 1 है कि भारत की अतीत एवं परंपरा का ज्ञान प्राप्त करके और जिससे वो ब्रिटिश हित में, ब्रिटिश के हित में, समझो ये कीवर्ड है कि ब्रिटिश हित में भारत पर बेहतर ढंग से शासन किया जा सके। हम किसी को कल्चर को समझ पाते हैं तभी हम उनमें अच्छे से घुल मिल सकते हैं और अच्छे से हम उन पर शासन बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वे ब्रिटिश शासन, पॉइंट नंबर 2 है, वे ब्रिटिश शासन को भारत में वैधता प्रदान कराना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यह आधार बनाया कि ब्रिटिश ही भारत को उनके प्राचीन गौरव से परिचित करा सकते हैं। उनका यही था कि अगर हम इनकी संस्कृति को इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम उन्हें अच्छे से समझा सकेंगे कि हम जो है अच्छे से तुम्हारे ऊपर अब तुम्हें जो है अपने तुम्हारा जो प्राचीन गौरव है जिससे तुम परिचित नहीं हो, हम ही उससे आपको परिचित करा सकते हैं। और हम भी ये समझेंगे ब्रिटिश को कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें हमारे ही कल्चर की हमसे ज़्यादा समझ है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी। हाँ, तो कुछ इसमें योगदान भी दिया हुआ है कि प्राच्यवादियों का योगदान क्या था, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो गया है इसमें स्कैनिंग करने में, तो डोंट वरी, मैं अच्छे से चीज़ों को बता सकूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। नेक्स्ट है प्राच्यवादियों का योगदान। तो प्राच्यवादियों का योगदान देखेंगे। विलियम जोन्स ने 1784 में क्या किया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ठीक है। सबने पढ़ा ही होगा कि विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, और ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। तो इनके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं कि आगे फिर क्या हुआ कि बम्बई एशियाटिक सोसाइटी और फिर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बाद एक तो बम्बई एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, एक अलग ब्रांच निकली बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इन संस्थानों के द्वारा, ये जो संस्थाएं थीं इनके द्वारा भारत के प्राचीन ग्रंथों की खोज हुई और इनमें से कुछ का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया।
जब प्राचीन ग्रंथों की खोज की गई और क्या किया गया कि इनमें अनुवाद कार्य भी शुरू कर दिया गया यूरोपीय भाषाओं में, ठीक है, यूरोपीय भाषाओं में। नेक्स्ट है कि प्राचीन ग्रंथों के आधार पे प्राचीन भारत को समझने का प्रयास किया गया। प्राचीन ग्रंथों के जो आधार थे उसके आधार पे प्राचीन भारत को समझने का प्रयास किया गया। और पॉइंट नंबर हमने 1 देख लिया ना, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये प्राच्यवादियों के योगदान हम पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्या योगदान था, नेक्स्ट था पॉइंट नंबर 2 कि न केवल साहित्यिक ग्रंथों का बल्कि पुरातत्व के महत्व को उद्घाटित करने का श्रेय भी प्राच्यवादियों को दिया जा सकता है। योगदान की बात यही है कि हम तो उतने ज़्यादा मतलब अपनी कल्चर को ही हम नहीं समझ पा रहे थे, तो उनका ये योगदान ही मान सकते हैं एक तरफ से कि इन्होंने क्या किया कि न केवल साहित्यिक ग्रंथों का बल्कि पुरातत्व के महत्व को उद्घाटित करने का श्रेय भी प्राच्यवादियों को दिया जा सकता है। ठीक है, 1861 होगा ना, 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, इसका गठन होता है और उसके अध्यक्ष बनते हैं कनिंघम। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है प्री के लिए भी। इस विभाग ने सिक्के अभिलेख और स्मारक का संग्रह एवं इसका अध्ययन आरंभ किया। ठीक है, स्मारक का संग्रह और अध्ययन आरंभ किया। इसीलिए कनिंघम महोदय का इसलिए जो कनिंघम महोदय हैं इनको भारतीय पुरातत्व है इसका जनक भी कहा जाता है। तो ये कि 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन होता है, अध्यक्ष कनिंघम बनाए जाते हैं और कनिंघम क्या करते हैं कि सिक्के अभिलेख और स्मारक हैं इनका संग्रह जो है करते हैं और उस पर अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और कनिंघम महोदय को इसीलिए ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो एक ये योगदान महत्वपूर्ण हो गया। और थर्ड देखेंगे हम कि पॉइंट नंबर 3 है कि ब्रिटिश के द्वारा ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण काम ये भी था कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ब्रिटिश के द्वारा ही। और ये वही ब्रिटिश थे जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण था इनका। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, ये हमने जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं ये है तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत, लेकिन ये नई टेक्निक है। ठीक है, कि हमारी कल्चर की तारीफ कर करके हम ही प्रशासन करना, जिससे हमें लगेगा अरे हमसे ये श्रेष्ठ हैं, हमसे हमारे कल्चर को हमसे ज़्यादा अच्छे से जान रहे हैं, तो सच में ज्ञानी है कि हमारे ये कल्चर की भी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमारे अगर हमको भी ये ना लगे कि ये हमें स्वार्थ देख रहे हैं। ठीक है, ये हमें ऐसा लगे, भारतीयों को ऐसा लगे कि ये ब्रिटिश हैं हमारे कल्चर की तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब ये हमारे हितैषी हैं। तो इसीलिए ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की एक नई स्ट्रेटजी थी इनकी, प्राच्यवादी दृष्टिकोण और दूसरा था इसी में उपयोगितावादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो फिलहाल प्राच्यवादी दृष्टिकोण का पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं हम योगदानों में। तो ब्रिटिश के द्वारा ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इस विभाग ने आदि मानव के संबंध में खोज आरंभ की। ठीक है, क्या किया इन्होंने कि जो एंशिएंट में जाके एकदम कि इन्होंने क्या किया, आदि मानव के संबंध में खोज आरंभ की। और इसी के क्रम में क्या होता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने जब मद्रास के निकट पल्लवरम, ये पल्लवरम हमने एंशिएंट में दिखाया होगा आपको, एंशिएंट का जो हम मैपिंग करा रहे हैं उसमें अभी लेक्चर 1-2 दिन से नहीं आया है, अपलोड करूँगा मैं आज। तो जब मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से जब पत्थर का एक हस्त कुठार खोज निकाला तो फिर भारत में पूर्व ऐतिहासिक काल की संपूर्ण समझ ही बदल गई। अब देखिए यहाँ से चेंज स्टार्ट होते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट एक विद्वान थे। इन्होंने मद्रास के निकट एक पल्लवरम जगह है वहाँ पे पत्थर का एक हस्त कुठार खोज निकाला। समझ रहे हो ना, हस्त कुठार, हाथ से कोई पत्थर की कोई हथियार जिससे हाथ से उसका यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, हस्त कुठार खोज निकाला और फिर भारत में पूर्व ऐतिहासिक काल की संपूर्ण समझ बदल गई। और फोर्थ है कि इस तत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, 1924 में भारत को पहली नगरीय सभ्यता का उद्घाटन पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने ही किया। तो ये तो उनके योगदान हो गए कि इस बात से भी नकार नहीं सकते इसको कि 1924 में जब भारत की पहली नगरीय सभ्यता का उद्घाटन किया गया, पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी जो नगरीय सभ्यता थी वो थी महाजनपद काल के टाइम या बुद्ध काल के समय में हम कह सकते हैं। ठीक है, जो गंगा के मैदान वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे उद्घाटित हुई। तो पहली नगरीय सभ्यता का उद्घाटन पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने ही किया। लेकिन ये योगदान पड़ लिए, लेकिन इसकी सीमाएं रहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो इसकी लिमिटेशंस भी थी। वो क्या थी लिमिटेशंस, ये देखेंगे कि इन विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का उद्घाटन तो अवश्य किया, परंतु उन ग्रंथों के अध्ययन विश्लेषण में ब्राह्मणों का सहयोग लिया। अब ये देखिए, अब ये सीमाएँ थी कि ब्राह्मणों का सहयोग लिया। अब चूँकि एक पर्टिकुलर आप
कम्युनिटी का अगर आप ले रहे हैं सहयोग, तो ये रहेगा कि वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज ये ब्राह्मणों का सहयोग लिया और शूद्रों का सहयोग लिया जाता तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बताते। तो यही था कि ये सीमाएं रहीं, इन्होंने सभी को शामिल नहीं किया इसमें सिर्फ ब्राह्मण थे उस टाइम पे, उच्च वर्ग में उनको काउंट किया जाता था, तथाकथित उच्च वर्ग, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्राचीन ग्रंथों के उद्घाटन में ब्राह्मणों का सहयोग लिया। इस कारण प्राचीन भारत का आरंभिक इतिहास लेखन ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से परिचालित हो गया। ये था, ये इसकी सीमाएं रहीं। तो इसका जो है एकदम न्यूट्रल नहीं रहा इतिहास लेखन, ये ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से भी परिचालित हो गया। और सेकंड ये था कि फिर क्या हुआ कि फिर संस्कृत के समानांतर लोक भाषा में लिखित ग्रंथ पाली प्राकृत में रुचि नहीं दिखाई गई। अब संस्कृत से ट्रांसलेशन किया जा रहा था यूरोपीय लैंग्वेजेस में, वो तो ठीक था, लेकिन संस्कृत लोक भाषा नहीं थी ना, लोक भाषा तो थी पाली और प्राकृत, तो इनमें इन्होंने रुचि नहीं दिखाई इन ग्रंथों में, क्योंकि संस्कृत का ट्रांसलेशन किया और संस्कृत में तो ब्राह्मणों का बोलबाला था, ठीक है। और जबकि जो तथाकथित निम्न जाति के लोग थे, इनको हम शूद्र बोल सकते हैं, तो ये जो दलित थे इनकी भाषा थी पाली और प्राकृत, इनके भी अपने लिखित ग्रंथ थे, लेकिन इसमें इन्होंने रुचि नहीं दिखाई। सेकंड है कि इन विद्वानों का यूरो केंद्रित दृष्टिकोण था। ये जो विद्वान थे यूरोपीय केंद्रित दृष्टिकोण था इनका। अर्थात क्या था कि इन्होंने भारतीय समाज के मूल्यांकन में यूरोपीय मानदंड को अपनाने का प्रयास किया, ठीक है। और नेक्स्ट है फोर्थ, इन्होंने बाहरी विश्व में भारत के संदर्भ में अनेक भ्रम फैलाए। क्या किया इन्होंने, पूरा वर्ल्ड में एक ये भ्रम फैलाए, भारत के संदर्भ में क्या फैलाया कि एक पॉइंट नंबर 1 है कि उन्होंने भारत को संतों, सपेरों और मदारियों का देश घोषित करने का प्रयास किया। इन्होंने ये भ्रम फैलाया कि एक तो कल्चर हमारा देखो समझ रहे हैं वो, लेकिन हमारे सामने तो तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन विश्व में ये हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये भारत जो है वो संतों का देश है, सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, और ये इन्होंने घोषित करने का प्रयास किया। और नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर बी है कि उन्होंने ये सिद्ध करने का भी प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व धर्म है। यही है कि भारतीय संस्कृति जो है उसका मूल तत्व इन्होंने धर्म बताया, और भारतीय सदा धर्म एवं आध्यात्म में ही डूबे रहे। इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा कि भारतीय भौतिकता से बहुत दूर हैं, वो तो हमेशा धर्म और आध्यात्म में ही डूबे रहते हैं, ठीक है। और मैक्स मूलर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जहाँ यूनानियों के लिए जीवन उमंग एवं वास्तविकता थी, वहीं भारतीयों के लिए माया। समझो आप कि जहाँ यूनानियों के लिए जीवन उमंग था, वास्तविकता थी, वहीं भारतीयों के लिए माया थी। मतलब जीवन जो था, मतलब वो माया जाल से नहीं निकल पा रहे थे भारतीय, उन्होंने ये कहने का प्रयास किया, ठीक है। अब एक दृष्टिकोण हमने देख लिया है यहाँ पे, ये दृष्टिकोण है हमारा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण हम बता रहे थे, ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे उपयुक्तवादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो उपयुक्तवादी दृष्टिकोण देखते हैं। ये है हमारा उपयुक्तवादी दृष्टिकोण, इसी के अंतर्गत साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो 19वीं सदी के आरंभिक दशकों तक ब्रिटेन में विद्वानों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ। 19वीं सदी के आरंभ तक क्या होता है, ब्रिटेन में विद्वानों का एक नया वर्ग आता है, और इस वर्ग के विद्वानों को उपयुक्तवादी कहा गया, ठीक है। अब देखिए, वो प्राच्यवादी थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति की तारीफ की, उनका एक अलग दृष्टिकोण था, लेकिन ये जो दृष्टिकोण होता है ये उपयुक्तवादी वर्ग कहलाता है, उपयुक्तवादी दृष्टिकोण कहलाता है। इसको देखते हैं कि इन विद्वानों का दृष्टिकोण प्राच्यवादियों से अलग था। तो किस मायने में अलग था, या उपयुक्तवादी दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं थी, इसको देखेंगे। तो जहाँ प्राच्यवादियों ने भारतीय अतीत और संस्कृति का गुणगान किया है, वहीं उपयुक्तवादी भारतीय अतीत और संस्कृति जो है उसको पतनशील मानते हैं। एक मेजर डिफरेंस यही आया कि प्राच्यवादी जो थे वो भारतीय अतीत और संस्कृति की तारीफ़ करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, जबकि उपयुक्तवादी इसकी भारत की अतीत और संस्कृति को पतनशील मानते हैं। तथा क्या होता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय समाज में बलपूर्वक सुधार लाने की वकालत करते हैं। और ये उपयुक्तवादी चिंतक कहते हैं कि भारतीय समाज लातों के भूत हैं। एक हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जो हैं लातों के भूत हैं, इनमें बलपूर्वक ही सुधार लाया जा सकता है, ठीक है, इनको आप समझा नहीं सकते। नेक्स्ट है
उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत के लोग राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास नहीं कर सके और वे बलपूर्वक डंडे के बल पर ही शामिल होते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनका कोई खास रुझान नहीं है भारतीयों का डेवलपमेंट में, इन्हें सिर्फ आप कान पकड़ के ही समझा सकते हैं कि भाई ऐसा करना है, इनका अपनी मेंटेलिटी नहीं है वरना डेवलपमेंट लाने की, ठीक है। ये उन्होंने उपयुक्तवादी दृष्टिकोण था। और फिर सर्वप्रथम जेम्स मिल ने प्राच्य निरंकुशता, ईरान से पूर्व जो भी राज्य हैं वे प्राचीन काल से ही निरंकुश शासकों से शासित रहे हैं, ये है प्राच्य निरंकुशता, ठीक है। इसकी अवधारणा दी। तो पूछ सकता है डायरेक्ट कि प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है जेम्स मिल ने। और ये प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा है क्या, तो ये है कि जो ईरान से पूर्व, ठीक है, ईरान से पूर्व के जो भी राज्य हैं, देश हैं, वे प्राचीन काल से ही निरंकुश शासकों से शासित रहे हैं। जैसे हमारे ऊपर मान लो कि मुगल काल का शासन रहा या दिल्ली सल्तनत, जो भी हमारे ऊपर शासन रहे, हमारे ऊपर शासन किया गया, ऐसे उनका दृष्टिकोण था। तो वो निरंकुश शासकों से ही शासित रहे हैं, तो वैसे ही हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है। ये जेम्स मिल ने प्राच्य निरंकुशता का अवधारणा दी। और इसने आगे चलकर मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा को आधार प्रदान किया। ओके, एशियाई उत्पादन प्रणाली, इसको हम आगे देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 है कि जेम्स मिल ने भारत का प्रथम इतिहास लिखा। देखो महत्वपूर्ण तथ्य है, जेम्स मिल ने भारत का प्रथम इतिहास लिखा और ये इतिहास ग्रंथ 19वीं सदी के आरंभ में अस्तित्व में आया। इसे हम एक उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं, परंतु इस ग्रंथ की सबसे बड़ी सीमा थी, वो सीमा क्या थी कि इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण। मतलब इन्होंने अच्छा लिखा, चलो ठीक है, बट इनकी एक सीमा ये रही, सबसे बड़ी सीमा, कि इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण। इन्होंने नामकरण कैसा दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सोची समझी योजना के तहत भारत के इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या की गई है। इस तरह से उन्होंने कालों का नामकरण किया है कि हमें एकदम से ऐसा लगने लगता है कि एक सोची समझी रणनीति थी, उसके तहत इन्होंने क्या किया कि भारत के इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या की गई है। इसे कैसे कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया गया। जो जेम्स मिल का इतिहास था, इन्होंने कैसे विभाजित किया है इसे, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ठीक है। और परंतु क्या था कि निम्नलिखित आधार पर इस नामकरण का खंडन किया जा सकता है। इन्होंने जो हिंदू काल और मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा है, इसका हम खंडन कर रहे हैं। वो किस तरह खंडन किया जा रहा है, पहला है कि हिंदू काल क्यों नहीं, इसमें इन्होंने बताया है कि हिंदू काल क्यों नहीं किया है हिंदू काल। ये देखो, खंडन करने के तौर पे हम ये बता रहे हैं ना कि हम इसे हिंदू काल क्यों नहीं कह सकते। तो प्राचीन काल के लोग स्वयं को हिंदू नहीं कहते थे। ये था कि जो प्राचीन काल के लोग थे स्वयं को हिंदू मानते ही नहीं थे। हिंदू तो टर्मिनोलॉजी बाद में आई है ना, पहले तो सनातनी या इस टाइप का कोई टर्म था। बल्कि पहली बार 8वीं सदी में अरब वालों ने सिंधु प्रदेश के आसपास निवास करने वाले लोगों के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो पहली बार बोला ही 8वीं सदी में गया है हिंदू, तो आप हिंदू काल क्यों बोल रहे हैं, ये बात है। तो सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द अब आगे प्रचलन में आया और प्रायः हिंदू काल जैसा नामकरण ब्राह्मण धर्म को केंद्र में रख के किया गया। और जो हिंदू काल टर्मिनोलॉजी लाई गई, ये वही ना कि ब्राह्मणों का सहयोग लिया इन्होंने, तो वो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल भी इन्होंने ब्राह्मण धर्म को केंद्र में रख के किया। परंतु हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म के समानांतर बौद्ध, जैन जैसे विरोधी पंथ भी अस्तित्व में रहे, ठीक है। तो हिंदू काल इन्होंने ये नकार दिया कि हिंदू काल क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। इसका खंडन इस तरह से किया गया, जो जेम्स मिल ने जो विभाजन किया हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल का। और नेक्स्ट है मुस्लिम काल क्यों नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि इतिहास बहुसंख्यक प्रजा से बनता है, ना कि अल्पसंख्यक वर्ग से। तो मुस्लिम तो उस टाइम अल्पसंख्यक थे, तो बहुसंख्यक तो 8वीं सदी के बाद हिंदू धर्म आ गया, तो कहा जाए कि हिंदू ही हो गए। तो बहुसंख्यक प्रजा से बनता है समाज, इतिहास, ना कि अल्पसंख्यक वर्ग से। और जहाँ तक शासक वर्ग का सवाल है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम के समानांतर हिंदू शासक भी शासन करते थे। भारत में इस्लामी शासन की स्थापना किसी एक काल में नहीं हुई है, बल्कि अलग अलग कालों में हुई थी। इस तरह से इन्होंने मुस्लिम काल क्यों नहीं कह सकते, इसका खंडन किया है कि मुस्लिम काल हम इसे नहीं मान सकते। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल क्यों नहीं कह सकते हम इसे। ब्रिटिश काल, अगर धर्म विभाजन का आधार था, देखो हिंदू काल, मुस्लिम काल ऐसा चल रहा है, तो अगर धर्म ही विभाजन का आधार था तो फिर ब्रिटिश शब्द के बजाय ईसाई काल कहना ज़्यादा उचित है
है ना, तो ब्रिटिश काल की नहीं कह सकते हैं हमसे। और ब्रिटिश भारतीय समाज का हिस्सा कभी रहे ही नहीं और कभी हो ही नहीं सके। इन्होंने हमारे कल्चर को पढ़ा तो, लेकिन इसमें वो इन्वॉल्व नहीं हुए, वो इसमें घुले मिले नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी शासक आए, आक्रमण किया, ठीक है, वो अपने हमारे कल्चर में एकदम रच बस गए। लेकिन इन्होंने क्या हुआ, ये उतने ब्रिटिश नहीं रच पाए हमारे कल्चर में, अपने आप को दूर ही रखा इन्होंने, और वे दूरवर्ती शोषक ही बने रहे। नेक्स्ट है उपयोगितावादी चिंतकों का औपनिवेशिक उद्देश्य। देखो एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो साम्राज्यवादी के अंतर्गत, चाहे वो प्राच्यवादी दृष्टिकोण वाले रहे हों और चाहे वो ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण वाले रहे हों, इनका एक उद्देश्य था कि औपनिवेशिक उद्देश्य इनका था ही, मेन यही था, ठीक है, कि ये चिंतक औद्योगिक क्रांति की उपज थे। ये जो चिंतक थे वो औद्योगिक क्रांति की उपज थे और भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में करना चाहते थे। यही था कि जो भारत अपने आप में एक बड़ा मार्केट था उस टाइम में भी, अभी भी है, पॉपुलेशन अच्छी खासी थी हमारी, तो भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में करना चाहते थे और इसीलिए वे भारत में सुधार एवं परिवर्तन लाना और पश्चिमी संस्कृति को फैलाना चाहते थे। क्योंकि मार्केट कैसे बनेगी, उनके पश्चिमी सामानों को कैसे खरीदा जाएगा, जब हम पश्चिमी संस्कृति को भारत में लाएंगे और जब हम भारतीय संस्कृति की तारीफ करेंगे तो कौन पश्चिमी सामान खरीदेगा। इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति को पतनशील बताया, ठीक है, और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताया। अब देखिए, ताकि भारत के आकर्षण बस ब्रिटिश वस्तु के प्रति बढ़े, इन्होंने इसीलिए पश्चिमी संस्कृति को फैलाना भारत में स्टार्ट किया। और नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में मार्क्स के विचार क्या हैं। जो मार्क्स हैं उनके विचार क्या हैं, कार्ल मार्क्स के। तो मार्क्स ने एशियाई समाज को यूरोपीय समाज से पृथक करते हुए एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा दी। तो ये एशियाई उत्पादन प्रणाली है क्या? इस अवधारणा के अनुसार एशियाई समाज एक परिवर्तनहीन समाज है। क्यों है? क्योंकि यूरोप समाज की तरह यहाँ वर्ग संघर्ष जैसी चीज़ नहीं है, यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं। इन्होंने कहा कि ये एशियाई समाज जो है एक परिवर्तनहीन समाज है, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोपीय समाज में वर्ग संघर्ष जैसा वर्ग संघर्ष होता है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ ऊपर के स्तर पर निरंकुश शासक हैं, ठीक है, ऊपर के स्तर पे इन्होंने बताया कि एकदम निरंकुश शासक बैठे हुए हैं जो जनता पर शासन बनाए हुए हैं, और एक सशक्त नौकरशाही है तथा सिंचाई प्रणाली पर अपने नियंत्रण के आधार पर उत्पादन अधिशेष अपने पक्ष में खींच लेता है। तो इन्होंने यही कहा कि निरंकुश शासक हैं और उनके अंडर में सारी मशीनरी है, सारी चीज़ें हैं, तो एक पूरा उत्पादन अधिशेष उनके कंट्रोल में है और इस तरह से उन्होंने पूरा उत्पादन अधिशेष पे अपना अधिकार बनाया हुआ है और किसानों के पास उतना ही बच जाता है जितना जिसमें वे अपना गुजर बसर कर सकें। एशिया में भूमि निजी स्वामित्व नहीं था, वरन सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा प्रचलित थी। उसे मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवाद का नाम दिया, इसे प्रारंभिक समाजवाद मान लिया है इन्होंने, ठीक है। मार्क्स के अनुसार ये पद्धति सदियों से चली आ रही थी और मार्क्स को भारतीय अथवा एशियाई समाज की समझ नहीं थी। आगे उसके विचार को भारत में मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा ही चुनौती मिली। तो ये जो इनकी अवधारणा थी, इसको इन्होंने आगे जाके मार्क्सवादी जो विद्वान के द्वारा, जो इनके नेक्स्ट विद्वान रहे, उन्हीं ने इनको चुनौती दी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्स वेबर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर इन्होंने अपने परिवर्तन के मार्ग में एक बड़ी बाधा धर्म एवं जाति व्यवस्था को माना। इन्होंने कहा कि देखो चेंजेस तो लाना आसान है, लेकिन अगर धर्म आड़े आएगा इस मामले के या फिर जाति व्यवस्था आएगी तो परिवर्तन स्लो हो जाएगा, और पूंजीवाद के विकास में इसे एक बड़ी बाधा के रूप में इन्होंने देखा, ठीक है। इसके अनुसार भारत के किसी भी धार्मिक पंथ में, चाहे वह ब्राह्मण पंथ हो या बौद्ध पंथ हो या जैन पंथ हो अथवा इस्लामी, किसी में भी वह आर्थिक तर्कशीलता नहीं थी। आर्थिक तर्कशीलता नहीं थी क्योंकि धर्म और जाति में लड़ते रहो तो आर्थिक तर्कशीलता आएगी कहाँ से? जो यूरोप में प्रोटेस्टेंट पंथ में रहता था, ठीक है। तो ये आर्थिक तर्कशीलता ये पंथों में नहीं देखी गई भारत में। परंतु आगे क्या होता है कि मार्क्सवादी लेखकों ने इस अवधारणा को अस्वीकार करते हुए ये दर्शाया है कि प्राचीन काल में बौद्ध एवं जैन पंथों ने नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था। आगे क्या होता है कि जो मार्क्सवादी लेखक हैं उन्होंने इस अवधारणा को अस्वीकार किया और वो ये कहते हैं कि प्राचीन काल में बौद्ध और जैन पंथ ने नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। अब एक दृष्टिकोण हमारा कंप्लीट हो गया है जो कि था हमारा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, प्राच्यवादी दृष्टिकोण और उपयोगितावादी दृष्टिकोण। और नेक्स्ट हमारा जो दृष्टिकोण है वो है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जो कि
हमारे राष्ट्र के लेखकों के द्वारा लिखा गया तो वो हमारा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था। देखिए क्या है कि 19वीं सदी के अंत में, 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह भी इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुए और दो कारकों ने इनके दृष्टिकोण को प्रेरित किया। प्रथम क्या था कि इनमें से कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे और दूसरे कौन थे कि ब्रिटिश इतिहासकारों के पूर्वाग्रह दृष्टिकोण के विरुद्ध इनके मन में प्रतिक्रिया थी। दो चीज़ें थी, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन से निकल के आए इतिहासकार, कुछ लोग जिन्होंने इतिहास लिखा, और दूसरे थे जो ब्रिटिश इतिहासकार के लिए, मतलब उनके जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखा था उनके प्रति उनका विरुद्ध जो दृष्टिकोण था, उनके मन में प्रतिक्रिया थी, वो जग जाहिर उन्होंने इतिहास लेखन में की है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि राष्ट्रवादी समूहों के विद्वानों में हम आर.सी. मजूमदार, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी कंप्लीट नाम है, और आर.जी. भंडारकर, के.पी. जायसवाल, ए.एस. अल्तेकर आदि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रवादी लेखक, इतिहास लेखक। ठीक है, और इनका योगदान क्या था? योगदान देखेंगे कि इन विद्वानों ने जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार करते हुए भारतीय इतिहास को क्या क्या में बांटा है, जो अभी प्रचलन में है हाल में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की देन है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और सेकंड है कि इन विद्वानों ने उपयोगितावादी लेखकों के विचार को अस्वीकार करते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो उपयोगितावादी लेखक हैं, इनके विचारों को अस्वीकार करते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में भी भारतीयों ने राज और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। ये जो कह रहे थे ना उपयोगितावादी की भारतीय संस्कृति तो पतनशील है, भारतीयों को सिर्फ डंडे के बल पे शासन कराया जा सकता है, इनके ऊपर शासन बना के रखा जा सकता है, ये सुधरना ही नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने बोला है कि राज्य और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं हमने प्राचीन काल में भी भारतीयों ने। ठीक है, इतना तक ही नहीं, उन्होंने शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्र का भी जो है विकास किया है। गणतंत्र के रूप में जो सर्वप्रथम गणतंत्र विश्व का हमारे देश में ही पनपा। ठीक है, वैशाली जो था वो पूरे विश्व का प्रथम गणतंत्र राज था। तो ये बताया इन्होंने कि आप हल्के में मतलब, हमें ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर डंडे के बल पे ही शासन किया जा सकता है, हम बहुत पहले से रहे हैं, हमारा बोलबाला रहा है। गणतंत्र जो विश्व का प्रथम गणतंत्र था, वो उसकी शासन व्यवस्था की नींव भी हमारे ही देश में रखी गई है। और नेक्स्ट है कि इन्होंने प्राचीन काल के कुछ लोगों पर विशेष शोध करते हुए उस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को उद्घाटित किया। इन्होंने क्या किया कि प्राचीन काल के कुछ कालों पे शोध किया और उस काल की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थीं उनको सभी को बताया या उसको उद्घाटित किया। और इन विद्वानों के द्वारा भी, फोर्थ पॉइंट, कि इन विद्वानों के द्वारा भी प्राचीन ग्रंथों की खोज और अन्वेषण किया गया। कहाँ से? इन्होंने सोचा कि देखो, किसी के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उसको पढ़ने से अच्छा है कि प्राचीन ग्रंथों की खुद से खोज करो, खुद उसका अन्वेषण करो। और इसी सीरीज में प्रोफेसर जो R.S. शर्मा शास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। ठीक है, R. शर्मा शास्त्री हैं, इन्होंने जो है 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। और लेकिन इसकी देखो, हर चीज़ की सीमाएं होती। मैंने बोला ना कि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की भी अपनी सीमाएं थीं। वो सीमाएं क्या थीं कि इन विद्वानों के द्वारा प्राचीन भारत के कुछ कालों की उपलब्धियों को अन्य आलोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया आलोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया और उन कालों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। तो इन विद्वानों के द्वारा क्या किया गया कि जो प्राचीन भारत के कुछ काल हैं उनकी उपलब्धियों का, उनकी एकदम बिना आलोचना किए हुए उनको उद्घाटित किया है और उन कालों को उन्होंने स्वर्ण युग के रूप में संज्ञा दी है। ठीक है, जबकि उसका भी उन्हें आलोचनात्मक तरीके से सोचना चाहिए था, उसमें भी कुछ खामियां जरूर रही होंगी, लेकिन उन्होंने एकदम से उसको स्वर्ण युग के रूप में देखा है। नेक्स्ट है कि इन विद्वानों के द्वारा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया, वहीं आर्थिक सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत नज़रअंदाज किया। इन्होंने क्या किया कि जिस चीज़ की वो बुराई कर रहे थे,
उपयोगितावादी, तो इन्होंने वही किया कि वो हमारे राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था की बुराई कर रहे थे। तो हमारा भी जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था वो सिर्फ इसी को काउंटर करने पर रहा कि हमने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पे तो विशेष बल दिया, लेकिन हमने आर्थिक सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 कि इन विद्वानों ने भी अपने अध्ययन में सांस्कृतिक ग्रंथों को ही महत्व दिया। वही लोकभाषा वही था जिस चीज़ को लेके वो आगे बढ़े यूरोपियंस, वहीं पे हमने ध्यान दिया कि सांस्कृतिक ग्रंथों को ही महत्व दिया, लोकभाषा वाले पाली और प्राकृत में लिखित ग्रंथों को नज़रअंदाज किया, जिस कारण जन सामान्य का इतिहास महत्व नहीं पा सका। ठीक है। तो जन सामान्य की भाषा तो पाली और प्राकृत थी, इसको इन्होंने महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। अंत में क्या हुआ कि यद्यपि इन्होंने जेम्स मिल के नामकरण को तो अस्वीकार किया है, परंतु उसके काल विभाजन के आधार को बने रहना दिया, लेकिन उन्होंने आधार चेंज नहीं किया। जेम्स मिल ने जो भी आधार दिए थे हिंदू काल और मुस्लिम काल और ईसाई काल ब्रिटिश काल के, उसके उन्होंने अस्वीकार तो कर दिया है कि आप इसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इन्होंने जो विभाजन का आधार था उस आधार को बने रहने दिया। उदाहरण के लिए इन्होंने भी भारत में मध्यकाल का आरंभ मुस्लिम शासन की स्थापना से माना। ठीक है। तो जो भी आधार थे उनको आधार को चेंज नहीं किया। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है दृष्टिकोणों में वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है। तो इतिहास लेखन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण अब हम देखने वाले हैं, और इस दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले लेखकों ने इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या में मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की अवधारणा को महत्व दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो मार्क्स की अवधारणा थी ना वर्ग संघर्ष की, कि उन्होंने वो कहते थे कि यूरोप में वर्ग संघर्ष की अवधारणा है जो कि यहाँ पे नहीं देखी जाती है एशिया में, तो उस जो दृष्टिकोण था इसी को मार्क्सवादी दृष्टिकोण का इन्होंने नाम दिया। और नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीन काल में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला किसने रखी, तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की अवधारणा रखी डी कौशाम्बी ने। ये विद्वान थे, इतिहासकार थे। इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये 1956 में लिखी इन्होंने, जिसे आगे आर.एस. शर्मा बहुत फेमस इतिहासकार हैं, 11th क्लास की ओल्ड NCERT इनकी बुक आती है, सभी लोग पढ़ते हैं UPSC में। और नेक्स्ट D.N. झा और B.N.S. यादव तथा कई अन्य परंपरा में लिखते रहे। मतलब इसी परंपरा में कई और इतिहासकारों ने लिखा, जिसमें डी कौशाम्बी ने इसकी नींव डाली थी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की। तो इसकी विशेषता क्या थी कि मार्क्सवादी लेखकों ने इतिहास की एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत की। अब व्याख्या तो भिन्न होगी क्योंकि दृष्टिकोण बदल गया है। तो इन्होंने इतिहास में आर्थिक ढांचा अथवा उत्पादन के साधनों को विशेष महत्व दिया। वहीं जहाँ राष्ट्रवादी जो लेखक थे वो बता रहे थे राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, वहीं इन्होंने क्या आर्थिक ढांचा और उत्पादन के साधनों को विशेष महत्व देते हुए दर्शाया कि यही मूल ढांचा है, और ये मूल ढांचा ऊपरी ढांचा अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक डायग्राम दिखाया था, सेंटर में आर्थिक संरचना थी, फिर सामाजिक और उसके बाद सबसे आउटर राजनीतिक थी। तो वही स्ट्रक्चर है ये कि ये मूल ढांचा ऊपरी ढांचा है, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करता है। कौन सा? आर्थिक ढांचा। ठीक है। बदले में क्या राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना भी आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती है। तो ये नहीं कि सिर्फ आर्थिक ढांचा ही प्रभावित करता है इन चीज़ों को, राजनीति को, समाज को, संस्कृति को, नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है ये भी आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचे को प्रभावित करता है। अतः उनके विचार मूल ढांचे एवं ऊपरी ढांचे के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करते हैं। ठीक है। और योगदान क्या है इनका? तो योगदान ये है कि अब इतिहास का अध्ययन राजवंशों के अध्ययन से आगे बढ़ के आर्थिक, सामाजिक अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ। पहले हम सिर्फ राजवंश पढ़ते थे इतिहास के नाम पे, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण जब निकल के आता है तो ये आर्थिक, सामाजिक अध्ययन की ओर उन्मुख हुए, और इन्होंने क्या किया कि वर्णनात्मक से विश्लेषण परक बन गए। ये पहले हम वर्णन करते थे, फलाना राजवंश था, ये काम थे, ये उसकी ख्याति थी, लेकिन अब क्या हुआ, हमने विश्लेषण करना स्टार्ट किया कि उस टाइम पे अर्थव्यवस्था कैसी रही, समाज कैसा रहा, समाज को क्या क्या परेशानियां रही होंगी, क्या उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही होंगी राजवंश की। तो ये चीज़ हम पढ़ने लगे। नेक्स्ट है
इन विद्वानों ने जेम्स मिल के काल विभाजन को चुनौती दी। जेम्स मिल के काल विभाजन को इन्होंने भी चुनौती दी कि भाई ये स्थापित करने का प्रयास किया कि मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद गौरी के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये कहा, देखो आप जो कह रहे हो कि प्राचीन जो हिंदू काल और मुस्लिम काल और ये ब्रिटिश काल है, तो जो इन्होंने मुस्लिम काल को मध्यकाल की संज्ञा जो राष्ट्रवादियों ने दी थी, उन्होंने कहा है कि मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद गौरी के आक्रमण की हम प्रतीक्षा क्यों करें, बल्कि हमें तो ये समझना चाहिए ना कि आर्थिक सामाजिक ढांचे की उन कमजोरियों का अध्ययन करें हम जिस कारण से मोहम्मद गौरी का आक्रमण सफल हुआ। तो हम मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो रहा है इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो कि वो क्या स्ट्रक्चर्स रही उस टाइम में, क्या परिवर्तन आए सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत, जिससे हमारा समाज कमज़ोर हुआ, हमारी आर्थिक संरचना हमारी कमज़ोर हुई, जिससे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। ठीक है, तो वही था, उन्होंने इस पर फोकस किया है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण को छोड़ो और जो हमारे अंदर कमजोरियां थी उस पर फोकस करो, वहीं से इतिहास लेखन स्टार्ट करो। तो ये था कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण सफल हुआ, उन कारणों को देखें। वह कारण था कि सामंतवाद का उद्भव, हमारे सोसाइटी में सामंतवाद का उद्भव हो चुका था। अतः इन विद्वानों के अनुसार, कौन से विद्वान, मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाले, इन्होंने भारत में मध्यकाल का आरंभ सामंतवाद के उद्भव के साथ ही माना जाना चाहिए। ये कहते हैं कि मध्यकाल का आरंभ अगर देखा जाए तो सामंतवाद जो कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण से पहले से स्टार्ट हो चुका था, वहीं से मध्यकाल की नींव रखी गई, ऐसा इन्होंने इनके द्वारा कहा जाता है। और अगर वर्तमान में इतिहास के पाठ्यक्रम में 750 से 1200 ईस्वी के काल को एक पृथक काल करार देते हुए उसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी गई। उन्होंने कहा, देखो कि जो 750 से 1200 ईस्वी का काल है, इसको एक पृथक काल करार देते हुए जो पूर्व मध्यकाल की संज्ञा इसको दे दी जाए। ठीक है, और ये मार्क्सवादी इतिहास के लेखकों के प्रभाव में ऐसा हुआ। अगर वर्तमान में ऐसा है कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के काल को एक पृथक काल की संज्ञा दी जाती है, कि पूर्व मध्यकाल इसको बोल दिया जाता है, तो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण को ही दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 है कि मार्क्सवादी लेखकों ने संस्कृत ग्रंथों के समानांतर पाली एवं प्राकृतिक ग्रंथों के महत्व को स्थापित किया। ये महत्वपूर्ण चीज़ जो कि प्राच्यवादी, उपयोगितावादी और राष्ट्रवादी सभी इस चीज़ को मिस कर रहे थे, सभी इस चीज़ को छोड़ते हुए जा रहे थे, क्या कि ये पाली और प्राकृतिक ग्रंथों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो था वो संस्कृत ग्रंथों के समानांतर पाली और प्राकृतिक ग्रंथों को भी महत्व देता है, और इस प्रकार इतिहास के अध्ययन स्रोत का आधार व्यापक हुआ और अभिजात वर्ग के समानांतर जन सामान्य के जीवन का जो अध्ययन था उस पर भी बल दिया गया कि जन सामान्य के जीवन में उस टाइम में क्या क्या समस्याएं रहीं। समस्याएं तो तभी उद्घटित होंगी ना, आप जन सामान्य की बात सुनेंगे, अभिजात वर्ग के बारे इतिहास लिखेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं लगेगी, आपको लगेगा जीवन सुखमय था, सब कुछ ठीक था लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि सबसे बढ़कर अब अध्ययन का स्रोत भी आलोचनात्मक परीक्षण किया जाने लगा। ठीक है, अर्थात किसी भी लेखक की रचना के अध्ययन से पूर्व ये जानना आवश्यक हो गया कि उस लेखक का संबंधित शासक से संबंध क्या था, तभी उसके लेखन के पूर्वग्रह को समझा जा सकता था। मतलब ये था कि अब आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए आप किसी भी लेखक के रचना के अध्ययन से पूर्व ये जानो कि लेखक का संबंधित शासक से संबंध क्या था, तभी आप न्यूट्रल तरीके से आप जो है इतिहास लिख सकेंगे। अब देखिए इसकी भी सीमाएं थी, वो सीमाएं क्या थी इसको भी हम देखेंगे। तो जो मार्क्सवादी लेखक थे, इन्होंने अपने लेखन में आर्थिक विभाजन को विशेष महत्व दिया। अब देखो इनका झुकाव हो गया आर्थिक की तरफ। वही था कि लिखाई इतिहास वहीं से जाता था कि दूसरे को काउंटर कर सको। अब दूसरे को काउंटर करने के लिए या तो आप कोई नई चीज़ लेके आओगे, और जब ज़्यादा नई चीज़ लेके आ जाओगे तो कभी कभी इग्नोर कर दोगे उन चीज़ों को जिनके विपक्ष में हम खड़े हुए थे। ठीक है, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक इन्होंने कहा था कि राजनीतिक और सांस्कृतिक की ही सब बात करते हैं, आर्थिक की कोई बात नहीं करता। अब इनके अंदर क्या बात आ गई, ये आर्थिक विभाजन के ही बारे में ही बात करते रह गए। ठीक है, तो मार्क्सवादी लेखकों ने अपने लेखन में आर्थिक विभाजन को विशेष महत्व दिया, जबकि नस्लीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विभाजन आदि को अपेक्षाकृत नज़रअंदाज कर दिया है। और सेकंड क्या सीमा रही इसकी कि मार्क्सवादी इतिहास लेखकों ने कला और साहित्य का स्वतंत्र मूल्यांकन करके उन्हें भी आर्थिक संबंधों, मतलब हर जगह इन्हें आर्थिक संबंध ढूंढते रहे। और
मतलब अगर स्वतंत्र, इन्होंने किसी चीज़ के बारे में स्वतंत्र नहीं सोचा। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर चित्रकला है उसको चित्रकला के दृष्टिकोण से देखें, साहित्य है उसको साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, नहीं। लेकिन उन्होंने वहाँ भी आर्थिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने का मतलब प्रयास किया। उनमें भी वर्ग संघर्ष खोजने लगे ये लोग। और थर्ड क्या था कि उनकी सीमा को दर्शाते हुए कुछ पुरातत्व शास्त्री कहते हैं कि इन विद्वानों ने साहित्यिक अध्ययन स्रोत को विशेष महत्व दिया, वहीं पुरातात्विक स्रोत को अपेक्षाकृत नज़रअंदाज कर दिया। अब इनका दृष्टिकोण क्या था? इससे अच्छे तो राष्ट्रवादी ये जो कहते थे, राष्ट्रवादी क्या थे, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अपना व्यू हो सकता है। मेरा भी यही है कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने ग्रंथ को ना पढ़ के उन्होंने भी खोजों पे ध्यान दिया, अन्वेषण पे ध्यान दिया, ठीक है। वहीं ये जो ये करते थे मार्क्सवादी की साहित्यिक अध्ययन पढ़ते थे, साहित्यिक अध्ययन पर इनका विशेष महत्व था। और वहीं पुरातात्विक स्रोतों को इन्होंने अपेक्षाकृत नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा इसीलिए कि साहित्यिक कृतियों के आधार पर वर्ग संघर्ष को दिखाना आसान था, ठीक है। तो ये देखिए हम, ये वैदिक काल, यहाँ है मौर्य काल और यह है पूर्व मध्य काल। तो वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हो रही है और पूर्व मौर्य काल में क्या हो रहा है, भूमि अनुदान है यहाँ पे और सामंतवाद का आगमन स्टार्ट हो रहा है। तो भूमि अनुदान आप देख रहे हैं, सामंतवाद का जब आगमन स्टार्ट होगा यहाँ पे देखिए, तो वहीं पे पूर्व मध्य काल का आगमन बताया है इन्होंने, ठीक है, कि जहाँ मोहम्मद गौरी के आक्रमण का इंतजार क्यों करना। आप ये समझो कि सामंतवाद का आगमन हो रहा है और वहीं पूर्व मध्य काल वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मौर्य काल तक तो राजा की शक्ति में वृद्धि होती रही लगातार, वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक। नेक्स्ट है संशोधनवादी इतिहास लेखन। तो ये हमने जो बताया था ना कि तीनों दृष्टिकोण के बाद हम संशोधनवादी इतिहास लेखन को देखेंगे और देखेंगे हम साथ में इतिहास लेखन में अद्यतन दृष्टिकोण को। तो पहले हम संशोधनवादी इतिहास लेखन को देख लेते हैं कि आगामी कुछ दशकों में मार्क्सवादी इतिहास लेखन को चुनौती मिली। अब चुनौती तो मिलनी स्वाभाविक थी ना, मार्क्सवादी इतिहास लेखन को भी चुनौती मिली और उनकी कुछ मान्यताओं को बदलने का प्रयास किया गया। और क्या क्या बदलने का प्रयास किया गया, निम्नलिखित रूप में समझने की ज़रूरत है। पहला देखते हैं, फर्स्ट है हमारा कि गंगा घाटी में होने वाले द्वितीय नगरीकरण। मैंने बताया ना कि फर्स्ट तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम हुआ था और द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था वो गंगा घाटी में हुआ था बौद्ध काल के टाइम या महाजनपद काल के समय में, ठीक है। तो द्वितीय नगरीकरण के कारणों की पड़ताल करते हुए मार्क्सवादी विद्वानों ने कृषि के क्षेत्र में लोहे के उपकरणों के प्रयोग पर विशेष बल दिया था, परंतु 1990 के दशक के डी के चक्रवर्ती ने इस अवधारणा को चुनौती दी। तो यही है, इन्होंने भी चुनौती दी 1990 के दशक में। डी के चक्रवर्ती ने अपनी अवधारणाओं में मार्क्सवादी विद्वानों को चुनौती दी। और सेकंड है, मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा मौर्य साम्राज्य को एक केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में दर्शाया जा रहा था। जो मार्क्सवादी विद्वान थे मौर्य साम्राज्य को क्या दिखा रहे थे, केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में दिखा रहे थे, परंतु सर्वप्रथम एक विदेशी विद्वान जेराल्ड फुसमैन ने इस मान्यता को चुनौती दी थी। फिर रोमिला थापर इतिहासकार हैं, इन्होंने अपने विचार को परिवर्तित कर लिया और ये स्वीकार किया कि इतने विशाल साम्राज्य को हम केंद्रीकृत होने की परिकल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो रोमिला थापर जी ने भी, जो मार्क्सवादी विद्वान थी, इन्होंने मौर्य साम्राज्य को केंद्रीकृत साम्राज्य माना था, लेकिन इन्होंने विशेष बात ये रही कि जब जेराल्ड फुसमैन ने इस मान्यता को चुनौती दी तो रोमिला थापर ने भी ये मान लिया कि आप इतने बड़े विशाल साम्राज्य को केंद्रीकृत होने की परिकल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इन लेखकों ने, ये जो लेखक थे, इन लेखकों ने गुप्त काल के पश्चात व्यापार के पतन, मुद्राओं के लुप्त होने और नगरों के पतन की अवधारणा रखी थी। तो ये लेखक थे, इन्होंने क्या किया था कि गुप्त काल के पश्चात व्यापार के पतन, मुद्राओं के लुप्त होने और नगरों के पतन की अवधारणा रखी थी, परंतु जो बीडी चट्टोपाध्याय हैं एवं रणवीर चक्रवर्ती हैं, इन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी है, ठीक है। और फोर्थ है कि इन विद्वानों ने, देखो एक्सप्लेनेशन तो हर स्टेटमेंट की दी जा सकती है, बट अगर एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे तो लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है और जो समझाने के लिए अच्छी है चीज़, वही उतने तक ही रखा जाए, ठीक है, वरना इतिहास तो इतिहास है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इन विद्वानों ने गुप्त काल के संबंध में स्वर्ण युग की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए इसे आर्थिक अवनति का काल करार दिया। इस संदर्भ में इतिहासकार हैं उपेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि ये सही है कि इसे स्वर्ण युग कहना उचित नहीं है, ठीक है, परंतु ये भी सही है कि ये काल कला व विकास की दृष्टि से एक विलक्षण काल था।
और इस काल में बड़ी संख्या में कलात्मक उत्पाद देखने मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि इस काल में नगर जीवन उन्नत अवस्था में था तथा नगरीय जनसंख्या के द्वारा कला और साहित्य को संरक्षण दिया जा रहा था। ठीक है, कुछ समझाने लायक नहीं है इसमें, एकदम टू द पॉइंट अर्थ निकल ही रहा है। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 कि मार्क्सवादी विद्वानों ने कला और साहित्य का मूल्यांकन भी वर्ग संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया था, परंतु हाल ही में इस विचार को भी चुनौती मिली है कि उपेंद्र सिंह कहती हैं कि कला और साहित्य का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया संशोधनवादी दृष्टिकोण। और नेक्स्ट हम देखेंगे और लास्ट है टॉपिक ये इतिहास लेखन में अद्यतन दृष्टिकोण। जो अभी लेटेस्ट दृष्टिकोण चल रहा है इतिहास लेखन में वो क्या है, तो अब इतिहास के अध्ययन में पर्यावरण जैसे कारक के प्रभाव पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण पे विशेष रूप से बल दिया जा रहा है इतिहास के अध्ययन में कि क्या क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आए होंगे। नेक्स्ट है लैंगिक विभाजन जैसे कारक को इतिहास के अध्ययन के क्रम में विशेष रूप से समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो लैंगिक विभाजन को भी विशेष रूप से समझने का प्रयास किया जा रहा है वर्तमान के अध्ययन में, वर्तमान के इतिहास लेखन में। और नेक्स्ट है कमज़ोर वर्ग यथा पॉइंट नंबर 3 है कि कमज़ोर वर्ग यथा जनजातीय, श्रमिक तथा अछूतों की दशा को इतिहास के अध्ययन के क्रम में समझने का प्रयास किया जा रहा है। 4th है भारत का वह भूभाग जिसका अध्ययन अब तक तिरस्कृत रहा है, उसने इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया तथा इतिहासकार उन क्षेत्रों के इतिहास पर विशेष रूप से शोध पर बल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तर पूर्वी भारत, जहाँ पर जिन क्षेत्रों को इतिहासकारों के द्वारा नकार दिया गया, उनको जिनकी उपेक्षा की गई, उन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है, जैसे उत्तर पूर्व भारत का इतिहास। ठीक है, और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि हाल ही में, ये लास्ट पॉइंट है, हाल ही में कुछ प्रातत्वविदों ने ये मुद्दा उठाया है कि भारत के वर्तमान इतिहास लेखन पर अध्ययन स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों का अत्यधिक प्रभाव रहा है, इसीलिए भारतीय इतिहास का पुनर्निरीक्षण पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कहा है कि हम बहुत साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर इतिहास लिखा है हमने, तो अब हमें पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है और पुरातात्विक सामग्रियां हैं उनके आधार पर दोबारा से इतिहास लिखने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, अगर दोबारा से इतिहास लिखा गया तो बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे हिस्ट्री में भी। तो ये हमने पढ़ा इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण। इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण जो 3 दृष्टिकोण हैं उनको सभी को हमने देख लिया है यहाँ पे। प्राच्यवादी और उपयुक्तवादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हैं, और राष्ट्रवादी देख लिया, मार्क्सवादी देख लिया। ठीक है, ये तीनों हमने देख लिए हैं। और साथ में संशोधनवादी इतिहास लेखन क्या है इसको भी जाना, और इतिहास लेखन में अध्ययन दृष्टिकोण क्या है वर्तमान में लेटेस्ट, वो भी हमने देखा है। अब कल जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो वहीं से हमारा सिलेबस अच्छे से स्टार्ट होगा। ये तो स्टार्टिंग में ही हमें ज़रूरी रहता है कि इतिहास पढ़ें, कैसे पढ़ना है, क्या क्या नज़रिए हैं इतिहास को पढ़ने के, इतिहास लिखा गया है तो किस सोच के आधार पर लिखा गया है, तो ये सब जानना ज़रूरी था। तो कल हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।